ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से खूबसूरत से अच्छे से चैनल मेंटोर मंगल पे। आज जो हमारा टॉपिक जिसके बारे में बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा दो सदिशों का गुणनफल की। उसके अंदर हमने जो पिछला वाला जो लेक्चर था उसके अंदर हमने जो बेटा डिस्कस किया था वो किया था अदिश गुणनफल के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है सदिश गुणनफल, कि जब भी दो सदिश राशियों का हम गुणा करेंगे तो गुणा करने से मिलने वाली जो राशि होती है वो एक सदिश राशि होती है। तो इनके बीच में जो भी बेटा हम मल्टीप्लाई करते हैं उसे बोला जाता है सदिश गुणनफल। तो बने रहिए मेरे साथ में वीडियो के अंत तक। डेफिनेटली आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और आपको इतना मैं कह सकता हूँ कि आपको ये जो टॉपिक है इसके अंदर जितने भी सारे जो कन्फ्यूजन हैं सदिश वेक्टर से संबंधित, यानी कि सदिश गुणनफल होता है उससे संबंधित जितने भी डाउट है वो सारे आज की वीडियो में आपके दूर होने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है सदिश गुणनफल, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, या फिर इसे बोला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। देखिए, कोई भी दो सदिश राशि है उनका आप गुणा कर रहे हो, ठीक है। जैसे मेरे पास में एक सदिश राशि है ए और एक सदिश राशि है बेटा बी। इन दोनों के बीच में एंगल दिया गया है थीटा। अब इन दोनों का गुणा कर रहे हो, ए वेक्टर दिया हुआ है और बी वेक्टर दिया गया है, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। आपने इनका मल्टीप्लाई किया, ए का ए वेक्टर यानी कि ए सदिश और बी सदिश दोनों का आपने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने से मिलने वाली राशि यदि वो कैसी है, सदिश है, तो इनके बीच में जो भी गुणा हुआ होगा डेफिनेटली वो एक सदिश गुणा हुआ होगा। क्लियर है? तो अपन लिखेंगे ए वेक्टर। जब भी अपन इस तरीके का जो मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं, जब भी हम बात करेंगे सदिश गुणनफल की बेटा, है ना, तो उसे अपन क्रॉस करके लिखेंगे, क्रॉस बी वेक्टर करके लिखेंगे, ठीक है। और जब भी दो सदिश राशियों को गुणा करते हैं और सदिश राशियों को गुणा करने की वजह से जो मिलने वाली राशि होती है वो अदिश होती है, तो बेटा उसे हम डॉट से लिखते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे अपन लिखेंगे क्रॉस से लिखेंगे। किसी को हो सकता है कि सर डॉट से कैसे लिखते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, तो पिछले वाला जो मेरा वीडियो था वो था अदिश गुणनफल से संबंधित था। वहाँ पे जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया हुआ है इस वीडियो को, आप वहाँ पे जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्लियर है? तो यहाँ पे जो भी राशि मिलेगी वो कैसी राशि होगी? सदिश राशि होगी। क्लियर है? जैसे इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ। एक एग्जाम्पल है, जैसे अपन बल आघूर्ण निकालते हैं तो बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल इंटू बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, यानी कि बल भी कैसी राशि है? सदिश राशि है। इंटू कर रहे हैं बल की क्रिया रेखा से, बल की जो क्रिया रेखा है उसकी उसकी जो पॉइंट होता है वहाँ से जो लंबवत दूरी होती है वो भी एक सदिश राशि होती है, और दोनों का मल्टीप्लाई करने से जो मिलने वाली राशि है वो बल आघूर्ण है। और बल आघूर्ण भी बेटा कैसी है? सदिश राशि है। तो मतलब डेफिनेटली कहीं ना कहीं बल तथा उसके बीच की जो लंबवत दूरी होती है क्रिया रेखा से, उनके बीच में डेफिनेटली वो क्रॉस प्रोडक्ट ही हुआ होगा। ये इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। क्लियर है? इस तरीके से अपन लिखते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इसको, ये जो ए वेक्टर है क्रॉस बी वेक्टर है, इसको जब भी अपन सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट बेटा क्या निकल के आएगा, है ना। यदि आपको एंगल भी दिया गया है, ए वेक्टर दिया हुआ है और बी वेक्टर दिया गया है और उनके बीच में एंगल आपको थीटा दिया गया है, तो जब भी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और एंगल दिया हुआ है तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, तो हम लिखते हैं सदिश गुणनफल को लिखने का तरीका होता है, जब भी आप ए वेक्टर का क्रॉस करोगे बी वेक्टर के साथ में तो इसका जो रिजल्ट बेटा निकल के आएगा वो रिजल्ट आएगा निकल के, वो आएगा मॉड ए, यानी कि अपन लिखेंगे मॉड ए। मॉड ए का मतलब होता है बेटा मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब परिमाण। जो ए वेक्टर दिया गया है उसका हम परिमाण लिखने वाले हैं। क्लियर है? फिर लिखेंगे बी वेक्टर का परिमाण, यानी कि जो बाद में आएगा उसको बाद में लिख लेंगे अपन, इंटू साइन थीटा करके लिखेंगे। क्लियर है? जबकि हमने जब अदिश गुणनफल पढ़ा था उसके अंदर बेटा हमने कॉस थीटा लिखा था, है ना। इस बात का विशेष करके आप ध्यान रखोगे। साथ में देखिए यहां से हमारे पास में केवल परिमाण निकलने वाला है, ये भी एक मैग्नीट्यूड होगा यानी कि परिमाण होगा, ये भी परिमाण होगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये भी परिमाण होगा, यानी कि यहां से बेटा कहीं ना कहीं जो आंसर निकल के आएगा वो एक परिमाण निकल के आएगा, यानी कि वो डायरेक्शन निकल के नहीं आएगी। तो बेटा चूंकि इन दोनों का जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलने वाली राशि कैसी होगी? सदिश राशि होगी। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा? सदिश राशि को पीछे बताना भी पड़ेगा, यानी कि डायरेक्शन को लिखना जरूरी है। तो डायरेक्शन को बेटा कैसे लिखा जाता है? हमारे को केवल डायरेक्शन को लिखना होता है, तो डायरेक्शन को लेने के लिए हम एकांक सदिश को काम में लेते हैं। चूंकि यहाँ पर जो एकांक सदिश काम में लेंगे वो अपन एन कैप को काम में ले रहे हैं, एन कैप को काम में लेते हैं। एन कैप क्या है बेटा? यहाँ पर एक एकांक सदिश है जो क्या करेगा, ये जो रिजल्ट निकल के आएगा उसकी डायरेक्शन को बताएगा, कि ये भी जो भी रिजल्ट निकल के आया उसकी दिशा कौन सी है वो बताएगा, यानी कि एन कैप क्या है? एकांक सदिश है, एक एकांक सदिश है। क्लियर है? ठीक है, एकांक सदिश है।
अब ये सर बात आती है कि ये जो एकांक सदिश होता है उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है सिंपल सा तरीका देखो, यहाँ पर बेटा दो नियम काम में लेते हैं अपन। एक तो काम में लिया जाता है दाहिने हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम अपन काम में लेते हैं। और यहाँ पर एक बड़ा फेमस नियम चलता है जो सभी काम में लेते हैं और वो होता है दक्षिणावर्ती पेच नियम। अब इन दोनों में से कोई भी एक नियम को काम में लेकर के इनका जो भी मल्टीप्लाई करने से जो सदिश राशि मिलेगी उनकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, दक्षिणावर्ती पेच नियम। इन दोनों में से कोई भी नियम को आप काम में लो और यहां से आप डायरेक्शन को फाइंड आउट करो, ठीक है। अब कैसे काम करना है, आपको दाहिने हाथ का नियम किस तरीके से लगाना है और दक्षिणावर्ती पेच नियम किस तरीके से लगाना है, इसको अपन आगे सीखते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे दाहिने हाथ का नियम, ठीक है। सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे वो दाहिने हाथ के नियम की बात करेंगे। देखिए दाहिने हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, दाहिने हाथ का नियम काम में लेने वाले हैं, दाएं हाथ का नियम काम में लेने वाले हैं। क्लियर है, ठीक है। कैसे काम में लेना है, देखिए सिंपल है। जैसे यहां पर दिया हुआ था ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ था बेटा इधर, दोनों के बीच में जो एंगल दिया हुआ था वो थीटा दिया हुआ था। क्लियर है। तो हमारे को क्या करना है, जैसे ए क्रॉस बी करने के लिए पूछा गया, एग्जामिनर ने पूछा कि ए क्रॉस बी निकालिए, तो आप सिंपल सा करोगे, मॉड ए लिखोगे, मॉड बी लिखोगे, साइन थीटा लिखोगे और साथ में लिखोगे एन कैप। और एन कैप होगा कौन से डायरेक्शन में, मुद्दे की बात तो ये है हमारी, इसी टॉपिक को हमारे को सीखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए आपको क्या करना है, ये दाहिना हाथ काम में लेना है और दाहिने हाथ की जो उंगलियां हैं उसको इस तरीके से मोड़ना है, ठीक है। कैसे मोड़ना, देखो आप क्या कर रहे हो, ए क्रॉस बी कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, उंगलियों को ए से बी की ओर मोड़ोगे। उंगलियों को मोड़ना है आपको ए से बी की ओर। कोई बोलेगा सर ए से बी की ओर मैं दूसरे तरीके से भी मोड़ सकता हूं, दूसरा तरीका सर ऐसे भी तो मोड़ सकते हैं ए से बी की ओर बेटा। लेकिन आपको लाला यहां पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि यहां पर दो एंगल बनेंगे, एक बनेगा लघु कोण और एक बनेगा दीर्घ कोण। लघु कोण ये वाला छोटा कोण बन रहा है और ये वाला जो एंगल बनेगा वो बड़ा बनेगा। और हमेशा ध्यान रखना है उंगलियों को लघु कोण की ओर ही घुमाना है, इस बात का विशेष करके ध्यान रखोगे, ठीक है। यानी कि हम जो घुमाएंगे वो ऐसे नहीं घुमाएंगे, हम इस तरीके से घुमाएंगे ए से बी की ओर, लघु कोण को ध्यान में रखते हुए। तो यहां पर अपन देखिए घुमाते हैं, देखिए ये उंगलियां हैं, ठीक है। इसको ए पर रखना है और बी की ओर घुमाना है। मैं क्या करूंगा, इसको ए पर रखूंगा ऐसे बेटा, और बी की ओर घुमाना है, यानी कि मैंने बी की ओर घुमा दिया। देखो तो ये अंगूठे की जो भी डायरेक्शन आएगी, यहाँ पे जो थंब की डायरेक्शन आएगी, वो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से जो एक नई भौतिक राशि मिलेगी वो एक सदिश राशि होगी जिसकी दिशा को शो करेगा। बड़ा सिंपल टॉपिक है ना। आपको क्या करना, अंगूठे की जो भी दिशा आएगी वो क्या करेगी, इसकी दिशा को शो करेगी। डेफिनेटली ये जो डायरेक्शन निकल के आएगी वो ए और बी से बनने वाला तल, अरे ये जो एक तल बन रहा है, ये वाला तल बन रहा है जिसके अंदर ए और बी दोनों मौजूद है, इस तल के लंबवत दिशा आएगी। या तो डायरेक्शन बाहर आ सकती है या फिर डायरेक्शन अंदर की ओर आ सकती है। जैसे आपको यही एग्जामिनर ने सवाल पूछा होता कि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कीजिए, तो आप क्या करते, बी का मैग्नीट्यूड निकालते, ए का मैग्नीट्यूड निकालते, साथ में लिखते साइन थीटा और यहाँ पे लिखते एन कैप, यानी कि डायरेक्शन। एन कैप कैसे निकालते बेटा, यहाँ पे डायरेक्शन, तो डायरेक्शन इस तरीके से निकालते। अपन क्या करना है, जैसे आपको ये दिया हुआ है ए वेक्टर और ये दिया हुआ है बेटा बी वेक्टर और उनके बीच में एंगल दिया हुआ है थीटा। आपको करना है बी क्रॉस ए करना है, यानी कि आपको उंगलियों को रखना है बी पर और आपको ए की ओर घुमाना है, यानी कि उंगलियों को बी पे रखना है और ए की ओर घुमाना है। यानी कि सीधी सी बात है कि एक तल बन रहा है, ये वाला एक बोर्ड क्या बन रहा है, एक प्लेन बन रहा है जिसके अंदर ए वेक्टर भी मौजूद है, इसके अंदर बी वेक्टर भी मौजूद है। यानी कि इस प्लेन के तल के लंबवत दिशा आएगी, या तो वो बाहर आ सकती है या फिर अंदर आ सकती है। दाहिने हाथ के नियम से फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है, कैसे ज्ञात करेंगे, देखो आपको उंगलियों को रखना है बी पर और आपको ए की ओर घुमाना है। क्यों रख रहे हैं बी पर, क्योंकि बी क्रॉस ए दिया हुआ है। अरे जो पहले दिया हुआ है उस पर उंगलियों को रखो और जो बाद में दिया उसकी ओर घुमा दो, यानी कि बी पर रख करके ए की ओर घुमाएंगे और यदि ये पूछा होता तो ए पर रख करके बी की ओर घुमाते। क्लियर है, तो अपन क्या करेंगे, बी पर रखेंगे और ए की ओर घुमाएंगे। ये बेटा बी दिया हुआ है और ये आपको ए दिया हुआ है, तो आपको ये बी पे रखा मैंने, अरे अंगुलियों को रखो बी पर रखा और आपको ए की ओर घुमाना, यानी कि ऐसे घुमाना, तो अंगूठा बेटा कैसे जाएगा, इस बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर जाएगा। तो अपन दिशा क्या लिखेंगे, यहां पर आ रही थी वो आ रही थी तल के लंबवत बाहर की ओर। अरे तल के लंबवत बेटा दिशा क्या आ रही थी, लंबवत बाहर की ओर आ रही थी,
जबकि यहाँ पे जो डायरेक्शन आ रही है वो क्या आ रही है, तल के लंबवत अंदर की ओर आ रही है। ठीक है बेटा, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अंदर की ओर। ठीक है, तो आपको अच्छे से ये वाला समझ में आ गया होगा। एक नियम हम जो, चलो ये नियम आता है, बढ़िया है, देन बेस्ट है। आप एक और भी नियम काम में ले सकते हैं और वो है दक्षिणावर्ती पेच नियम। दक्षिणावर्ती पेच नियम की सहायता से भी आप इनके डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। कैसे पता करना है, सीखते हैं इसको। आपको क्या करना है, पेचकस को, जैसे आपको A क्रॉस B करना है तो आप एक पेचकस लोगे। यदि किसी को पेचकस घुमाना नहीं आता है तो घर पे जाकर के आप इसके प्रैक्टिकल को कर सकते हो। पेचकस लेना, उसको आप घुमाना, और घुमाने पर यदि आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो उसकी जो नॉक की डायरेक्शन होती है ना, उसको ध्यान से रखना। जैसे ये मेरे पास में पेचकस है, इस पेचकस को या तो आप ऐसे घुमा सकते हो यानी कि क्लॉकवाइज, यानी कि आप तो या तो क्लॉकवाइज घुमा सकते हो या फिर पेचकस को उल्टा घुमा सकते हो, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में। अरे क्लॉकवाइज का मतलब बेटा होता है घड़ी की दिशा में घुमा सकते हो पेचकस को, या फिर आप घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा सकते हो यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ, आपको करना है A क्रॉस B, यानी कि आपको बेटा क्या करना है, पेचकस को A से B की ओर घुमाना है, यानी कि आपको पेचकस को घुमाना है, वो घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज। और जब आप एंटी क्लॉकवाइज पेचकस को घुमाओगे तो ये पेचकस की जो नोक होती है वो बोर्ड से बाहर की ओर आएगी। ये आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिकल कर भी सकते हो, सीख भी सकते हो। यानी कि दिशा जब दक्षिणावर्ती पेच नियम लाला अपन काम में लेंगे तो भी हमारा जो आंसर आएगा वो बाहर की ओर आएगा। को बोले कि जैसे B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर करना है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, B से A की ओर घुमाएंगे, B से A की ओर घुमाने। ठीक है, यानी कि आपको क्लॉकवाइज घुमाना है, पेचकस को घुमाओ, क्लॉकवाइज घुमाओ, क्या होगा बेटा, अरे अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना, अंदर ही जाएगा। B क्रॉस A करेंगे तो यानी कि जो दिशा मिलेगी वो तल के लंबवत अंदर की ओर मिलेगी। क्लियर, इस तरीके से हम डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। आगे हम सीखेंगे इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है और इन सभी पॉइंट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो अपन लिखेंगे सदिश गुणनफल के गुणधर्म। ठीक है, अगले वाला जो हमारे को पढ़ना है वो पढ़ना है सदिश गुणनफल के गुणधर्म। गुणधर्म के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज। देखिए बेटा, यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, जबकि अदिश गुणनफल होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, क्योंकि वहां पे कोई डायरेक्शन नहीं आती है। वहां पे A डॉट B करते हैं या फिर B डॉट A करते हैं, दोनों ही केस में परिमाण निकल के आता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है और दोनों केस में आंसर सेम होता है, इसलिए हम बोलते हैं वो एक क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। बट यहाँ पे हम सदिश गुणनफल की बात करते हैं। यदि आप A क्रॉस B करते हो, A क्रॉस B करते हो तो यहाँ से जो आंसर आएगा, अभी हमने सीखा है साइन थीटा करके लिखेंगे और जो दिशा मिली थी वो क्या मिली थी, बाहर की ओर। अरे अभी हमने लाला सीखा है, अभी तो सीखा है ना बच्चा पार्टी। ठीक है, और हमने करा था B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर, तो बच्चा पार्टी क्या हमारा आंसर आया था, बोलिए फटाफट से जल्दी से। अरे मेरी पलटन बोलो ना, आंसर क्या आया था, साइन थीटा इज इक्वल टू दिशा क्या मिली थी लाला, दिशा मिली थी हमारे को वो अंदर की ओर मिली थी। क्लियर है, अंदर की ओर इसकी डायरेक्शन मिली थी। यानी कहने का मतलब यह है कि दोनों का परिमाण तो सेम है, दोनों का परिमाण तो सेम है, बट यहाँ पे डायरेक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है और डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन बाहर मिलेगी और इसकी डायरेक्शन अंदर मिलेगी, यानी कि दोनों का परिमाण बराबर है, दिशा विपरीत है। यानी कि हम ऐसा कभी भी नहीं लिख सकते। यदि आपको लिखना है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर और बराबर लिखना है B क्रॉस A वेक्टर, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होगा, कभी भी इक्वल नहीं होगा। यदि इक्वल करना है तो इसको प्लस लिखना पड़ेगा और इसको आपको माइनस लिखना पड़ेगा। इस कंडीशन में लिख सकते हैं क्योंकि इसकी दिशा प्लस बाहर की ओर है तो इसकी दिशा माइनस की ओर है, तो बराबर लिख सकते हैं। बट ये क्रम विनिमय का मतलब होता है कि आपने सीक्वेंस को एक्सचेंज कर दिया, A क्रॉस B की जगह B क्रॉस A कर दिया, तो दोनों का आंसर कभी भी बराबर नहीं होगा, क्यों, डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण। क्लियर है। हम बेटा ये आपने कॉपी के अंदर लिख दिया है तो मैं इसे रब कर देता हूं जल्दी से, और सेकंड पॉइंट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सेकंड जो पॉइंट है हमारा वो है कि हमारे पास में दो ऐसे सदिश है जो समांतर है, दो ऐसे सदिश है, दो समांतर सदिश है। दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल, दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल वो बेटा क्या होगा, इसको हम सीखेंगे। जैसे मेरे पास में एक वेक्टर A वेक्टर इधर है
और बी वेक्टर भी बेटा इधर दिया हुआ है, तो बोलिए दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। क्लियर है। तो इन पूछा जाए कि इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा और आपको सदिश गुणा करना है, तो हम बेटा लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और एन कैप करके लिखेंगे। ये तो गली गली में बच्चा कर सकता है, तो बहुत सिंपल हो गया है ना बच्चा पार्टी। ठीक है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, तो पूरी वैल्यू क्या निकल के आएगी। हमेशा ध्यान रखना, दो ऐसे सदिश जो एक दूसरे के समांतर होते हैं तो उनका सदिश गुणनफल हमेशा 0 आंसर देगा। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखोगे। क्लियर है। अगले पॉइंट को अपन जैसे फॉर एग्जांपल अपन सीख सकते हैं, जैसे हमारे पास में एक वेक्टर आपको दिया हुआ है, ये आई वेक्टर होता है। अरे एक्स अक्ष के अनुदिश कौन सा होता है, आई कैप। अरे होता है कि नहीं लाला। और ये हमारे पास में है जे कैप। अरे एकांक सदिश एक्स अक्ष के अनुदिश दिशा बताने के लिए एकांक सदिश आई कैप काम में लिया जाता है, वाई दिशा में जे कैप काम में लिया जाता है और जेड दिशा में के कैप काम में लिया जाता है। यदि आपको पूछा जाए दो ऐसे हमारे पास में सदिश है जो दोनों ही एक्स अक्ष के अनुदिश है, तो बताइए उनके एकांक सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होगा। आपसे पूछा जाए आई कैप क्रॉस आई कैप कितना होगा। अरे ये भी एक्स अक्ष के अनुदिश, ये भी एक्स अक्ष के अनुदिश, दोनों के बीच में थीटा 0 डिग्री होगा और थीटा 0 होते ही आंसर हमारे को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये ध्यान रखना, आई क्रॉस आई कितना होता है, 0। जे क्रॉस जे कितना होता है, 0 आंसर देने वाला है। और के क्रॉस के भी क्या होगा हमारे पास में बेटा, 0 आंसर देने वाला है। ठीक है। अगला हम सीखेंगे, यदि आपने लिखा है तो मैं इसे रफ कर देता हूं। आगे वाला हम सीखेंगे कि यदि हमारे को दो सदिश ऐसे दिए गए हैं जो लंबवत है, कैसे हैं बेटा, लंबवत हैं, और पूछा जाए कि उनका सदिश गुणनफल कैसा होगा। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट लिखूं क्या। ठीक है, हम तीसरे पॉइंट का डिस्कशन करेंगे। दो लंबवत सदिशों का, दो लंबवत सदिशों का, दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे आपको दिया गया है ए वेक्टर इधर दिया गया है, बी वेक्टर बेटा इधर दिया गया है और दोनों के बीच में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया गया है। सॉल्व करते हैं इसे। देखिए फॉर्मूला वही काम में लेना है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। तो यहाँ पे लिखेंगे अरे मॉड ए मॉड बी साइन 90, साइन 90 कितना होता है, आखा होता है, आखा बोले तो 1 होता है। तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो ये वाला निकल के आ जाएगा। यानी कि आंसर हम लिख सकते हैं कि जब दोनों लंबवत सदिश होंगे तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा, वो ए का परिमाण और बी का परिमाण होता है, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, जिसकी दिशा इन दोनों सदिशों से निर्मित तल के लंबवत होती है, जिसे एन कैप से व्यक्त किया जाता है। क्लियर है। अगले हम बात करेंगे, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हमारे को दो सदिश दिए गए हैं इस तरीके से, देखो एक्स अक्ष के अनुदिश लिया जाता है आई कैप, इस के अनुदिश जे कैप और इधर लिया जाता है के कैप। अब यहाँ पे बेटा आपको 3 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने हैं। एग्जाम में बहुत बार न्यूमेरिकल आता है तो वहां पर ये चीजें काम में आने वाली है। ठीक है, जैसे आपको पूछा गया कि आई क्रॉस जे कितना होगा, तो फॉर्मूला तो आपको आना चाहिए, फटाक से फॉर्मूला दिमाग में से हटके आप क्या लिख दोगे, इसका परिमाण, इसका परिमाण सॉरी बेटा ना, इसका परिमाण कितना होता है 1, जे का परिमाण भी कितना होता है 1 इंटू साइन थीटा। अरे दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 90, साइन 90 कितना होगा 1 इंटू एन कैप। यानी कि यहां से आंसर आएगा एन कैप। एन कैप बेटा आपको निकालना पड़ेगा। एन कैप का मतलब होता है इन दोनों सदिशों का गुणनफल करने से जो नई राशि मिलेगी उसकी दिशा इन दोनों के तल के लंबवत। अरे ये रहा हमारे पास में आई कैप और ये रहा हमारे पास में जे कैप। तो हम क्या करेंगे, दिशा पता करने के लिए पेचकस को काम में लेंगे और हमारे को करना है आई क्रॉस जे करना है। यानी कि आई पर पेचकस को रखेंगे और जे की ओर घुमाएंगे, यानी कि हमारे को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। और जब बेटा पेचकस को आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे तो पेचकस की नोक बाहर आएगी। या फिर इसी नियम को काम में ले सकते हैं, आप ऐसे हाथ को काम में लोगे, इस तरीके से उंगलियों को घुमाओगे तो अंगूठा बाहर आ रहा है और बाहर जो दिशा काम में ली जाती है, अरे जेड अक्ष के अनुदिश,
अरे दिशा कौन सी मिलेगी बेटा, जेड अक्ष के अनुदिश, जिससे हम लिखते हैं के कैप से, यानी कि इस एन कैप की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, के कैप निकल के आएगी। अरे एन कैप क्या आएगी, एकांक सदिश है जिसको हमने ज्ञात कर लिया। अरे डायरेक्शन क्या मिली, बाहर मिली, जेड अक्ष के अनुदिश मिली, और जेड अक्ष के अनुदिश जो एकांक सदिश काम में लिया जाता है वो के कैप काम में लिया जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे के कैप। क्लियर है, तो ध्यान में रखोगे ये होता है। ऐसा कैसा बेटा, आपको पूछा गया कि जे क्रॉस के करेंगे तो क्या आएगा, तो बेटा इसका खुद आप आंसर निकालना, और आंसर जो निकल के आएगा वो आई निकल के आएगा। ऐसा कैसा, यदि आप के क्रॉस आई करते हो तो इसका बेटा जो आंसर निकल के आएगा वो आप खुद से निकालोगे डायरेक्शन, और वो जे कैप निकल के आएगी। यदि इसका उल्टा पूछा जाए कि जे क्रॉस आई पूछा जाए तो माइनस के कैप निकल के आएगा। अरे दिशा उल्टी हो जाएगी। अरे जे क्रॉस करोगे तो उल्टा ऐसे करोगे ना तो अंगूठा अंदर जाएगा। अरे अंगूठा कैसे जा रहा है, अंदर, अंदर का मतलब माइनस के कैप, उल्टी दिशा आ रही है। यहां पर भी यदि आप के क्रॉस जे करते हो तो माइनस आई कैप दिशा मिलेगी, और यदि आप यहां पर भी करते हो आई क्रॉस के करके तो दिशा मिलेगी माइनस जे कैप। तो ये बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आप ध्यान में रखो तो बाकी तो आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, आई जे के आई। अरे आई जे करेंगे तो के, जे के करेंगे तो आई, के आई करेंगे तो जे आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारे आंसर यहाँ पे निकल के आ चुका है। आगे हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखना। क्लियर है, अगले पॉइंट की बात करते हैं। यदि हमारे पास में दो सदिश है, एक सदिश का वापस से उसी के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जैसे हमारे पास में एक सदिश है ए सदिश, इसका मल्टीप्लाई इसी के साथ कर दिया जाए, यानी कि आप ए क्रॉस ए करोगे तो डेफिनेटली आंसर 0 निकल के आएगा। कैसे आया बेटा, अरे भाई आई क्रॉस ए कर रहे हो है ना, दोनों सेम है सदिश, तो दोनों सेम सदिश है तो एंगल कितना होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। और अभी मैंने बताया कि थीटा बराबर 0 डिग्री होता है तो साइन 0 0 बनेगा और आंसर हमारे को क्या देगा, 0 देगा। क्लियर है, अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट जो हमारा है बेटा वो है फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। देखिए ये तो ठीक है कि आपको यदि एंगल दिया गया है तो आप ए क्रॉस बी कर दोगे, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, वहां से आंसर निकाल दोगे। बट आपको ए वेक्टर का मान दिया गया है और आपको बी वेक्टर का भी मान दिया गया है। जैसे ए वेक्टर आपको दे दिया ए एक्स आई कैप, बी एक्स जे कैप, और यहां पे दे दिया ए एक्स ए वाई, और यहां पे दे दिया ए जेड के कैप। ऐसा कैसा बेटा, आपको दे दिया बी एक्स आई कैप, पी वाई जे कैप, और ये दे दिया बी जेड के कैप। अब यहाँ पे दोनों वेक्टर आपको कार्तीय घटकों के रूप में दिए गए हैं कि एक्स दिशा में इसका ये घटक है, वाई दिशा में ये घटक है, जेड दिशा में ये है। ऐसे के ऐसे आपको बी वेक्टर के भी मान दे दिए, एक्स दिशा में ये है, वाई दिशा में ये है और जेड दिशा में ये है। और फिर पूछा गया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यानी कि आपको दोनों के बीच में एंगल नहीं दिया गया, तो फिर कैसे आंसर निकालते हैं इसको हम सीखने वाले हैं। तो बेटा एक तरीका, तो सिंपल सा तरीका ये है कि आप ए क्रॉस बी करो, ए क्रॉस बी करो। तो क्या करोगे, यहां पे ए की वैल्यू रखो, क्रॉस करो बी एक्स आई, बी वाई जे, बी जेड के, यहां से आंसर निकालो। फिर कैसे करना है आपको, सिंपल सा तरीका है कि पहले इस पूरे का पूरे के साथ में मल्टीप्लाई करो। अरे इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा। फिर 3 स्टेप बने, फिर इसका मल्टीप्लाई पूरे से करो, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, यानी कि 6 स्टेप। फिर इसका मल्टीप्लाई आप पूरे से करो तो इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, यानी कुल मिलाकर के 9 स्टेप बनेंगे। उनको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब आई का मल्टीप्लाई आई से करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 0। आई का मल्टीप्लाई जे से करेंगे तो आंसर डायरेक्शन क्या मिलेगी, के कैप। आई का मल्टीप्लाई के से करेंगे तो हमारे को डायरेक्शन मिलेगी माइनस जे कैप। तो यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हो। नहीं तो यदि आपको ये लॉन्ग मेथड लगता है तो एक सारणिक मेथड से भी इसका आंसर निकाला जा सकता है, और वो सारणिक मेथड आपको आना ही चाहिए, क्योंकि वहां से जो हमारा आंसर होता है बड़ा इजीली निकल के आ जाता है। कैसे करते हैं, सारणिक मेथड के द्वारा इसका मान ज्ञात करते हैं, वो सीखते हैं। देखिए डॉट के अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, आई का आई के साथ में करते, जे का जे के साथ में करते, के का के के साथ में करते, लेकिन यहाँ पर ऐसा बेटा नहीं होने वाला है। यहाँ पे हमारे को इसका सारणिक मेथड सीखना ही पड़ेगा।
ठीक है, कैसे करते हैं सारणिक मेथड की सहायता से इसका आंसर फाइंड आउट, इसको यहाँ पे सीखने वाले हैं। जैसे बेटा आपको यहाँ पे करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, आपको ए वेक्टर, जैसे ए का मान आपको दिया गया है बेटा यहाँ पे ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, बी वेक्टर दिया गया है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। अब देखो आप क्या करोगे, पहले ए दिया गया तो यहाँ पर ए का मान रखो, फिर बी दिया गया फिर बी का मान रखो। यदि ऐसे दिया होता बी क्रॉस है तो पहले बी का मान यहाँ पे रखते फिर ए का मान यहाँ पे रखते, पहले ए दिया गया तो ए का मान रखो, आई के नीचे आई का रखो, जे के नीचे जे का रखो, के नीचे के का रखो। देखो कितना है आई के साथ में ए एक्स लिखो, फिर कितना है ए वाई है तो ए वाई लिखो, फिर यहाँ पे कितना दिया हुआ ए जेड है तो यहाँ पे ए जेड रखो, ठीक है। फिर क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे अपन करेंगे, देखो बी का मान रखेंगे क्योंकि बाद में बी है तो बी एक्स है तो बी एक्स लिखो, बी वाई है तो बी वाई लिखो, बी जेड है तो बी जेड लिखो, बस ये होगी सारणी बन गई। फिर इस सारणी को सॉल्व करना है, वहां से आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सारणी को सरल करने का तरीका क्या है, इसको यहाँ पे सीखने वाले और बहुत ही अच्छे से सीखने वाले हैं। देखिए इन्हें बोला जाता है पंक्ति, ये पहली पंक्ति होगी, ये दूसरी पंक्ति होगी और ये तीसरी पंक्ति होगी। इन्हें बोला जाता है स्तंभ, ये पहला स्तंभ हो गया, ये दूसरा स्तंभ हो गया और ये वाला तीसरा स्तंभ हो गया, ऐसे बोलते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपको क्या करना है बेटा, इसको सॉल्व करने का तरीका होगा, वो तरीका है कि आपको क्या करना है, पहले इस आई को पकड़ना है। आई को पकड़ करके आप क्या करोगे, आई की पंक्ति कौन सी है, ये वाली, इस आई का कॉलम कौन सा है, स्तंभ कौन सा है, ये वाला, बस इसको क्रॉस कर दो आप। क्लियर है, हमारे पास में 4 एलिमेंट बचेंगे, 1 2 3 4, इन चारों का आपस में क्रॉस गुणा करना है, इसका गुण विकर्ण के अनुदिश गुणा करना है, इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे। जो ये वाला गुणा होगा उसको अपन पहले लिखेंगे और इस वाले गुणे को अपन बाद में लिखेंगे। ए वाई का गुणा बी जेड से करो तो लिखेंगे ए वाई बी जेड, फिर इन दोनों का गुणा करो, इनका गुणा करने से जो आंसर आया इसमें से घटाएंगे इन दोनों का गुणा को, ए जेड बी वाई, और साथ में बेटा लिखेंगे अपन यहाँ पे, अरे आई को हमने पकड़ा था तो आई को लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, जे को पकड़ना है, 1 बाय 1 करके सभी को पकड़ना है ना। अब की बार पकड़ेंगे अपन जे को पकड़ने वाले हैं, आई हो गया, जे हो गया, के हो गया, ए एक्स हो गया, ए वाई हो गया, ए जेड हो गया, बी एक्स हो गया, बी वाई हो गया, बी जेड हो गया। अब की बार जे को पकड़ना, अरे जे की पंक्ति को काटो, जे के स्तंभ को काटो, तो हमारे पास में 4 एलिमेंट बचेंगे, 1 2 3 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए एक्स बी जेड। क्या आएगा बेटा, ए एक्स, और इसके साथ में ही लिखना है, आगे जगह नहीं है इसलिए मैं इसको आगे लिख रहा हूं, ठीक है ना। इसके बाद में ये स्टेप आएगा, अपन लिखेंगे ए एक्स बी जेड, इस गुणे में से इस गुणे को घटाना है, यानी कि माइनस करेंगे ए जेड बी एक्स, और बेटा इसके साथ में लिखेंगे अपन जे कैप, क्योंकि हम जे को पकड़ रहे हैं। क्लियर है, इसको ध्यान रखना, आई को हमेशा प्लस में लिखेंगे, जे को हमेशा माइनस में लिखेंगे और के को हमेशा प्लस में लिखेंगे। सीक्वेंस याद रख सकते हो, प्लस माइनस प्लस, इसको प्लस में लिखेंगे, इसको माइनस में लिखेंगे, और माइनस में जब लिखेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, यानी कि ये आंसर लिखा, उसके बाद में इसको लिखोगे माइनस ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी जेड जे कैप, फिर लिखेंगे प्लस, क्योंकि के क्या रहेगा बेटा, प्लस में रहेगा, ठीक है। उसके पीछे ये यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब की बार बेटा आपको क्या करना है, के को पकड़ना है, तो के को पकड़ते हैं और आंसर निकालते हैं। ये हो गया आई, ये हो गया जे और ये हो गया के, ए एक्स ए वाई और ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, ठीक है। के की पंक्ति को काटो, के की स्तंभ को काटो, 4 एलिमेंट बचेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करो पहले, फिर इन दोनों का आपस में गुणा करो। पहले करेंगे गुणा इसका इससे करेंगे तो आ जाएगा ए एक्स बी वाई माइनस इनका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आएगा ए वाई बी एक्स,
और पीछे बेटा क्या लिखेंगे के कैप, और वो प्लस का लिखेंगे, वो प्लस का आगे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो बेटा ये आंसर निकल के आएगा और इस तरीके से आपको आंसर को फाइंड आउट करना है। बड़ा सिंपल तरीका है, इसको अपन एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल लेते हैं, वहां से और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे एक सवाल दिया मैंने, बताइए इन दोनों का यदि, हाँ एक सवाल दिया मैंने, यदि ए सदिश बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, बी सदिश बराबर दिया गया है, वो दिया गया है बेटा i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्या होगा, आंसर बताइए। ठीक है, तो आंसर आप बता सकते हो, वही तरीका फॉलो करना है। अपन लिखेंगे सारणिक बनाएंगे, सबसे पहले सारणिक बनाओ, यहाँ पर क्या लिखेंगे i घटक, यहाँ पे लिखेंगे j घटक, यहाँ पे लिखेंगे k घटक। पहले क्या करना है, a क्रॉस b करना है, तो पहले a के मान रखेंगे, फिर b के मान रखेंगे। a के मान क्या है 2, 4 और 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 4 और 1। b के मान कितने हैं, इसके आगे कितना है 1, इसके आगे भी कितना है 1, और इसके आगे कितना है 2, तो लिखेंगे 1, 1 और 2। फिर इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले पकड़ना है i को। जब आप i को पकड़ोगे, i को पकड़ लो, तो पीछे 4 एलिमेंट ये वाले बचेंगे, इनका आपस में गुणा करो, 4 दूनी 8, इसमें से इसको घटाओ, 1 का गुणा 1 से किया तो कितना आया 1, 8 में से 1 गया, यानी कि पीछे क्या बचेगा 7, i कैप लिख देंगे। ठीक है, और ऐसा का ऐसा हमारे को अब की बार क्या लिखना है, माइनस करके लिखना है, क्योंकि जे कैप की बात करें, जे इसको लिखा जाता है प्लस में, इसको माइनस में, इसको प्लस में लिखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ढक दो आप, तो 4 एलिमेंट बचेंगे 1, 2, 3, 4, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, इसमें से इसको घटाओ, यानी कि 4 में से 1 गया, यानी कि 3 आएगा, और साथ में आएगा जे कैप। फिर अपन के कैप की बात करें, के कैप को प्लस में लिखा जाता है, तो प्लस में लिखेंगे अपन। यहाँ पे क्या बेटा आंसर निकल के आएगा, देखो के को आप ढक दो, इसको ढकेंगे अपन, तो 4 एलिमेंट ये वाले बचेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई, पहले 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, फिर 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया 2 आएगा, फिर इसमें से -4 करेंगे, यानी कि 2 में से -4 गया, यानी कि माइनस का 2 आएगा, यानी कि अपन लिखेंगे माइनस का 2 के कैप। और बेटा यही हमारा आंसर निकल के आएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आगे हम सीखेंगे इसके अनुप्रयोग क्या है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल तो आपको बताइए, बलागुण जैसे हो गया, कोणीय संवेग हो गया, वहां पे भी इसको अपन काम में ले सकते हैं। ठीक है, आगे अपन पढ़ेंगे इसके अनुप्रयोग, पढ़ेंगे इसके क्या क्या अनुप्रयोग है उसके बारे में डिस्कस करने वाले। इसका अनुप्रयोग है, आप इसकी सहायता से एंगल थीटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे एंगल थीटा को फाइंड आउट करना है, देखिए एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन की बात करें तो अपन कैसे करेंगे, देखो आपको ए वेक्टर दिया गया है, तो आप थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। अरे हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। यहाँ से आप साइन थीटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। अरे मॉड इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा कैसे बेटा निकलेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू एन कैप इज इक्वल टू ए क्रॉस बी करो, अपॉन में मॉड ए मॉड बी करो, यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा एंगल। ठीक है, और एन कैप को आप नीचे भेज देना, इसको सॉल्व कर देना, आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले की सहायता से आप इसका एंगल थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चा आज के लिए इतना ही। फिर हमारा जो आगे वाला जो वीडियो आएगा, उस वीडियो के अंदर हम एक इम्पोर्टेंट पार्ट का डिस्कशन करने वाले हैं, और वो बात करेंगे अवकलन गणित की बात करेंगे। और अवकलन गणित और समाकलन जो गणित होते हैं वो मेंस वेपन्स होते हैं। यदि आपको फिजिक्स वाले रणभूमि में जाना है, आपको फिजिक्स से एक युद्ध करना है, तो आपको अवकलन और समाकलन तो आना ही चाहिए। जैसे एक वेक्टर कैसे इंपॉर्टेंट भाग है फिजिक्स का, वैसे के वैसे अवकलन और समाकलन है। आगे की वीडियो में हम अवकलन और समाकलन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए बच्चा आप पढ़ाई करते रहिएगा। धन्यवाद।